आज हम अपने विश्लेषण की शुरुआत इस वीडियो से करना चाहते हैं जिसमें उस वक्त का मंजर नजर आ रहा है जब लाल किले के पास एक गाड़ी में तेज धमाका हुआ। इस धमाके में 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ये वीडियो दरअसल एक यूट्यूबर के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ जो धमाके के वक्त मेट्रो स्टेशन से लगभग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर उस वक्त खड़ा था। इसके अलावा हमारे पास एक और वीडियो है जिसमें साफ दिख रहा है कि इस धमाके से आसपास के इलाकों में कैसे भगदड़ मच गई थी। 100 से 150 मीटर की दूरी पर यह मेट्रो स्टेशन और वहां पर यह धमाका होता है। देखिए, बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी बातें हैं जो आज साफ साफ इशारा कर रही हैं कि आखिर हुआ क्या है। पिछले 24 घंटे में इस धमाके को लेकर 5 बड़े खुलासे हो चुके हैं। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि जिस गाड़ी से धमाका हुआ उसमें 3 लोग नहीं बल्कि एक ही शख्स मौजूद था। और यह बात आपको ध्यान रखनी होगी क्योंकि कल तक इस गाड़ी में 3 लोगों के होने का दावा किया गया था। इससे इस बात की भी संभावना बढ़ जाती है कि यह एक फिदायीन यानी आत्मघाती हमला हो सकता है जिसमें हमलावर ने गाड़ी के साथ ही खुद को उड़ाकर भीड़ को अपना निशाना बनाया और 10 लोगों की जान ली। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से एक खबर यह भी है कि हमलावर ने जल्दबाजी में घबराहट में विस्फोट किया और यह बॉम्ब पूरी तरह से विकसित नहीं था जिसके कारण इसका असर काफी सीमित रहा। दूसरा सबसे बड़ा खुलासा, जिस गाड़ी से यह धमाका हुआ है उसे चलाने वाले की पहचान हुई है और शुरुआती जांच में इसका नाम उमर मोहम्मद, डॉक्टर उमर मोहम्मद बताया गया है। पेशे से डॉक्टर, उम्र 36 साल। यह जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला शख्स था। पुलवामा वही जगह है जहां 6 साल पहले साल 2019 में जैश ए मोहम्मद ने विस्फोटक से भरी एक गाड़ी से सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कराया था और इसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। और इसके बाद भारत ने बदला लिया था, लेकिन अब इसी पुलवामा के डॉक्टर उमर मोहम्मद पर आरोप है कि वो जैश के हैंडलर के रूप में काम कर रहा था। उसने गाड़ी में विस्फोटक के साथ ये फिदायीन हमला किया। तीसरा सबसे बड़ा खुलासा क्या समझ में आ रहा है, यह पता चल रहा है कि यह एक आतंकवादी हमला हो सकता है। इसके तार जैश ए मोहम्मद के फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं। हम आपको सबूतों के साथ बताएंगे कि जैश से तार कैसे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वही मॉड्यूल है जिसमें जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर काम कर रहे डॉक्टर मुजम्मिल गनई के 2 ठिकानों से बीते ही दिन 10 नवंबर को 2900 जी हां 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया था। अब तो यही चर्चा हो रही है चारों तरफ कि अगर यह बरामदगी नहीं हुई होती तो कितने बड़े साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। डॉक्टर मुजम्मिल गनई और इस धमाके को अंजाम देने वाला डॉक्टर उमर मोहम्मद दोनों फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में साथ काम करते थे और दोनों ही मूल रूप से जम्मू कश्मीर के पुलवामा से ही थे। अब देखिए कैसे तार जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मुजम्मिल को बीते दिन गिरफ्तार किया जाता है। 2900 किलो विस्फोटक बरामद होता है। आज जो जानकारी आई, कार जिस कार में धमाका होता है उसको चलाने वाला कौन? डॉक्टर मुजम्मिल। डॉक्टर उमर मोहम्मद। डॉक्टर उमर मोहम्मद किस किस के साथ संपर्क में था? मुजम्मिल के साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी में। और दोनों का ही अगर आप देखिए तो तार सीधे जुड़ रहा है जम्मू कश्मीर से और पुलवामा से। इससे यह आशंका भी बढ़ जाती है कि जब डॉक्टर मुजम्मिल गनई फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम विस्फोटक के साथ गिरफ्तार हुआ उस वक्त डॉक्टर उमर मोहम्मद फरार हो गया था और ऐसा लगता है कि पकड़े जाने के डर से उसने जल्दबाजी में लाल किले के पास से इतना बड़ा धमाका किया और इस हमले को अंजाम दिया। और आखिरी खुलासा उस गाड़ी को लेकर है जिसमें यह धमाका हुआ था। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर इसके बारे में जरा बताती हूं जिससे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए और जब आप इस सीसीटीवी फुटेज को देखेंगे ये बदरपुर टोल प्लाजा का वीडियो है। जूम इन कीजिए। हरियाणा बॉर्डर पर गाड़ी में डॉक्टर उमर मोहम्मद अकेला बैठा हुआ साफ दिखाई दे रहा है ड्राइविंग सीट पर। दिल्ली हरियाणा के बदरपुर टोल प्लाजा का ये वीडियो है जहां के सीसीटीवी से ये जानकारी आई है। ये वीडियो आया है 10 नवंबर को सुबह 8:04 पर। सुबह 8:04 पर डॉक्टर उमर मोहम्मद इस सफेद रंग की i20 गाड़ी से दिल्ली में दाखिल हुआ।
क्या ये अपने दोस्त की गिरफ्तारी के बाद फरार हो रहा था, भाग रहा था, अपनी जान बचा रहा था? जी हां, ये सुबह सुबह 8 बजे फरीदाबाद छोड़कर दिल्ली में पहुंच जाता है। इसमें साफ दिख रहा है कि इस गाड़ी में 3 लोग नहीं बल्कि अकेले डॉक्टर उमर मोहम्मद मौजूद था और इस गाड़ी के बॉनेट को किसी कपड़े से बांधा गया नहीं था। ये बॉनेट दिखा दीजिए एक बार, थोड़ा सा पीछे करेंगे तो बॉनेट दिखेगा। ये क्लीन क्लोजर दिख रहा है इस बॉनेट का। इसके बाद दूसरा सीसीटीवी वीडियो दोपहर 3:19 का आया है। टोल पर यह बदरपुर में सुबह 8 बजे दिखा, उसके बाद से 3:15 बजे के आसपास 3:19 पर यह दिख रहा है आपको सीधा सुनहरी मस्जिद की कार पार्किंग में। और सुनहरी मस्जिद कार पार्किंग में जब आप इस लाल किले में देख रहे हैं, एक बार फिर से ग्रैब देखिए, यहां पर उसका होना साफ एस्टैब्लिश हो रहा है। कार में वो बैठा हुआ है। I-20 गाड़ी के लाल किले के पास जो सुनहरी मस्जिद है, बिल्कुल उसी की कार पार्किंग में पहुंचता है। वहां इस गाड़ी को खड़ा कर देता है और अब यहां भी इस गाड़ी का बॉनेट किसी कपड़े से बंधा हुआ नहीं है, लेकिन खुला हुआ जरूर दिख रहा है। पहले एक लाइन दिख रही थी, लेकिन इसके बाद यहां पर जब आप देखेंगे तो ये ठीक से बंद नहीं है, काफी गैप दिख रहा है, खुला हुआ है बॉनेट। लेकिन तीसरा सीसीटीवी वीडियो इससे 3 घंटे बाद शाम को 6:23 का है, जब डॉक्टर उमर मोहम्मद इस गाड़ी को लेकर सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से निकलता है। तब भी कैमरा कैप्चर करता है और यहां पर देखिए फिर से दिख रहा है वो अकेला बैठा है, इस गाड़ी में बैठा है। शाम ये टाइम एक बार जूम इन करके दिखा दीजिए, क्योंकि सब कुछ हमने जो रिकॉर्ड्स है रिकॉर्डिंग के, उस रिकॉर्ड्स को आपके सामने रखा है। देखिए साफ दिख रहा है 6:23 पर 6:23 पर यह सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से जब गाड़ी निकलती है, उमर मोहम्मद, डॉक्टर उमर मोहम्मद उसमें अकेला बैठा है। और फिर जब गाड़ी बाहर आती है तो दिखता है बॉनेट, दिखाइएगा, बॉनेट पर अब एक रस्सी से, एक कपड़े से बांधा गया है। ये देखिए सामने वाला हिस्सा भी आएगा और ये एस्टैब्लिश हो जाएगा, पहले नहीं था। यहां पर देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, यहां पर बॉनेट को बांधा गया है आगे में। ये पार्किंग से निकलने का भेद शाम लगभग 6:48 का ये पूरा टाइम है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि शाम को जब ये गाड़ी पार्किंग से निकली, देखिए तब इसका बॉनेट एक रस्सी से बंधा था। और इससे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या सुनहरी मस्जिद की इसी पार्किंग में बॉनेट पर इंजन के पास विस्फोटक को बांधा गया था और फिर लाल किले के पास ये धमाका किया गया? क्योंकि अगर ज्यादातर जगहों पर चेकिंग होती भी है तो पीछे डिक्की की चेकिंग होती है, बॉनेट की चेकिंग बहुत कम जगहों पर की जाती है। इस पूरी टाइमलाइन को आप इस ग्राफिक से भी समझ सकते हैं, जिसमें ये दिख रहा है कि इस धमाके से पहले डॉक्टर उमर मोहम्मद ने यू टर्न लिया था। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसके बाद वो लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास पहुंचा और वहां यह धमाका हुआ, जिसमें पुलवामा के इस डॉक्टर ने खुद को भी उड़ा लिया। ये गाड़ी निकलती है, आगे बढ़ती है, बदरपुर बॉर्डर से एंट्री करती है सुबह 8 बजे। उसके बाद से आगे बढ़ते हुए ये सुनहरी मस्जिद पर 3:19 पर, यहां जूम इन कीजिए, सुनहरी मस्जिद पहुंचती है 3:19 पर। यहां पर पार्किंग में खड़ी हो जाती है, लगभग 3 घंटे तक ये इस पार्किंग में रहती है और उसके बाद से आगे बढ़ते हुए ये गाड़ी लाल किले के पास पहुंचती है। लेकिन यहां पर भी जब हम आपको दिखाएंगे तो लाल किले पर सुनहरी मस्जिद से ये पार्किंग से निकली लगभग 6:22 पर। ये देखिए 6:52 पर यह बड़ा धमाका होता है। यहां पर है लाल किला और लाल किले के सामने वाली जगह में ये जो सड़क है, यहां पर मंदिर है, आगे भी मंदिर है, यहां पर जाकर ये पार्किंग होती है। अच्छा, बहुत दिलचस्प बातें हैं कि करके जो आ रही हैं। यहां एक और सवाल यह है कि जब डॉक्टर उमर मोहम्मद ने इस गाड़ी को दोपहर 3:19 पर सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में खड़ा कर दिया था, तब वो इसके बाद 3 घंटे तक कहां गायब रहे? पुलिस को अभी यह पता नहीं चल पाया है कि दोपहर को 3:19 से शाम को 6:23 के बीच 3 घंटे 4 मिनट के लिए डॉक्टर उमर मोहम्मद पार्किंग में ही था, कार में ही बैठा था, या यहां से वो कहीं और भी गया था। यहां एक सवाल यह भी है कि क्या इसी दौरान वो मोबाइल फोन पर किसी से निर्देश ले रहा था और क्या इन्हीं 3 घंटों में इस गाड़ी के अंदर विस्फोटक को भी फिट किया गया और निर्देश मिलने के बाद डॉक्टर उमर मोहम्मद ने यह धमाका कर दिया? समझिए इस बात को। सबसे बड़ा सवाल यही है कि उसका दोस्त डॉक्टर मुजम्मिल तमाम एक्सप्लोसिव्स के साथ पकड़ा गया था। यह फरीदाबाद से भागकर दिल्ली आ चुका था।
अब इसके पास विस्फोटक आए, गाड़ी से इसे कैसे उड़ाया, कौन इससे निर्देश दे रहा था, ये किससे बात कर रहा था, क्या पूछ रहा था कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि इसको पता था कि पुलिस इसको तलाश रही है। ये आपको ये भी देखना होगा कि जिस i-20 गाड़ी से ये धमाका हुआ वो गाड़ी डॉक्टर उमर मोहम्मद के पास कैसे पहुंची और कैसे इस गाड़ी से जैश ए मोहम्मद के तार सीधे जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये गाड़ी हरियाणा के गुरुग्राम में रजिस्टर्ड थी और जिस व्यक्ति ने सबसे पहले इस गाड़ी को खरीदा उसका नाम था सलमान खान। इस व्यक्ति का कहना है कि उसने ये गाड़ी स्पिनी नाम की एक कंपनी को बेची थी जो पुरानी गाड़ियों की खरीद करता है, बिक्री करती है। स्पिनी ने ये गाड़ी देवेंद्र नाम के एक शख्स ने खरीदी जिसकी फरीदाबाद में एक दुकान है और इस दुकान का नाम है सचिन एंड सोनू मोटर्स। अब ये व्यक्ति भी पुरानी गाड़ियों का कारोबार करता है और कुछ दिन पहले इसके पास पुलवामा से 2 लोग आए थे जिनमें एक का नाम है तारिक और एक का नाम है आमिर। इन दोनों ने इस दुकानदार से ये कहा कि वो एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदना चाहते हैं और इसी के बाद इस दुकानदार ने ये i-20 गाड़ी इन दोनों को बेच दी और यहीं से पूरी साजिश रची गई। पुलवामा से आए इन दोनों लोगों ने ये गाड़ी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाले डॉक्टर उमर मोहम्मद को सौंप दी। ये वही डॉक्टर उमर मोहम्मद है जिसने इसी गाड़ी से ये धमाका किया और ये भी जम्मू कश्मीर के पुलवामा का ही रहने वाला है। इसी पुलवामा में एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल गनई और यह भी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर उमर मोहम्मद के साथ काम करता था और इसी डॉक्टर के पास से जांच एजेंसियों को मिला 2900 किलोग्राम विस्फोटक जो अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि यह डॉक्टर जैश ए मोहम्मद का हैंडलर है और यहीं से आप सारी कड़ियों को जोड़ सकते हैं। असल में आरोप लग रहा है कि पुलवामा के रहने वाले डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर उमर मोहम्मद दोनों फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जैश के लिए काम कर रहे थे। दोनों ने फरीदाबाद में हजारों किलोग्राम विस्फोटक जमा करके रखा था और दोनों किसी बड़े हमले की योजना बना रहे थे। लेकिन इसी दौरान जब डॉक्टर मुजम्मिल गनई की गिरफ्तारी हो गई तो डॉक्टर उमर मोहम्मद अपनी i-20 गाड़ी के साथ फरार हो गया। इसके बाद दावा है कि वो लाल किले पहुंचा, यहां उसने 3 घंटे तक एक पार्किंग में इंतजार किया और जब उसे आगे से निर्देश मिल गया तो उसने ये धमाका कर दिया और ये सारी बातें अब तक की जांच में सामने आई है जिसमें हम आपको सारी कड़ियां जोड़कर बता रहे हैं। स्टेशन गेट नंबर 1 पर ये धमाका हुआ था, जोरदार ये धमाका हुआ था। उसके बाद जो आसपास की गाड़ियां हैं उसमें आग लग गई जिसकी तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे आप। अब आग पर पूरी तरह से काबू कर लिया गया है। ब्लास्ट कितना जबरदस्त था, उसका इम्पैक्ट कितना था कि यहाँ पर देखिए कि मेट्रो स्टेशन के जो गेट हैं, शीशे हैं, वो पूरी तरीके से डैमेज हो गए, पर कच्चे जो है वो उड़ गए हैं। यहाँ पर शीशे पूरी तरीके से डैमेज इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पर आप देखिए कि बाजार जो है वो लगता है, छोटी छोटी पटरियां लगती हैं और यही वजह है जिसके कारण अगर आप देखेंगे गाड़ी का एक हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा जो कैरियर होता है जिसपे लोग सामान लोड करते हैं, ये पूरा हिस्सा इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आएगा जो कि गाड़ी में जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद गाड़ी के ऊपर या आसपास की जो गाड़ी थी उसका हिस्सा उड़ करके यहाँ पर जो है वो पहुंचा है। जिस कार में धमाका हुआ उसके परखच्चे उड़ गए थे तो उसके कुछ पार्ट्स दूर तक उड़ के गए हैं, तो ये उनको ढूंढने की कोशिश है। साथ साथ जो दूसरी गाड़ियां आसपास थी उनके भी पार्ट्स उड़े हैं, उन सबको ढूंढने की कोशिश है। हर जगह पुलिस की टीम आपको इस पूरे इलाके में नजर आएगी। सीसीटीवी को बेहद बारीकी से देखा जा रहा है। ये कार का स्टीयरिंग है, देखिए कि उस स्टीयरिंग जो है वो इतना ज्यादा बड़ा वो ब्लास्ट था कि कार का स्टीयरिंग जो है वो उड़कर लगभग 200 मीटर की दूरी तक यहाँ तक आ गया और अभी पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अब अपने हाथ में इसको लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो कार को कनेक्ट करने के लिए जो वायर होती है, जो तार होती है, वो भी यहाँ पर पड़ी हुई है। तो अलग अलग टुकड़े जो गाड़ी के हैं वो अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा ये हमला रहा होगा, कैसा ये ब्लास्ट रहा होगा कि लगभग 200 मीटर की दूरी तक भी कार के परखच्चे, कार के टुकड़े हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के रेड फोर्ट के पास पर जहाँ पर देखिए कि एफएसएल की जो तमाम अधिकारी है वो इस वक्त मौजूद है। किस तरीके से यहाँ पर जांच जो है वो की जा रही है, क्योंकि एक एक हिस्से पर आगे देखिए कि यहाँ पे एविडेंस जो है वो यहाँ पर इकट्ठे जो है वो किए गए हैं। इसके अलावा और भी कई सारे एविडेंस जो है वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से एविडेंस जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं।
तो किन परिस्थितियों में ये पूरी घटना घटी है, हमने आपको मौका वारदात से अपने तमाम रिपोर्टर्स की रिपोर्ट को मिलाकर ये समझाने की कोशिश की कि क्या कैसे हुआ। कई लोग ये भी मान रहे हैं कि अगर ये शख्स 3 घंटे तक उस कार पार्किंग में मौजूद था और ये जान रहा था कि डॉक्टर मुजम्मिल गनई, इसका जो दोस्त है अल फलाह यूनिवर्सिटी में, वो पकड़ा जा चुका है। बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन पूरे देश में चल रहा है। 2900 किलोग्राम अमोनिया नाइट्रेट पहले ही पुलिस ने बरामद कर लिया है और पुलिस इसको भी तलाश रही है। ऐसे में कई लोगों का यह भी मानना है कि क्या इस शख्स ने 3 घंटे तक उस कार पार्किंग में ये सोचा कि उसको कैसे करना चाहिए और कैसे भागना चाहिए, और जब उसे समझ में आ गया कि अब उसके लिए भागने का कोई रास्ता नहीं था, अल फलाह यूनिवर्सिटी वापस लौटना भी मुश्किल था, नई जगह पर नौकरी ढूंढना, नई जगह पर रहना, सब कुछ मुश्किल, चारों तरफ से घिरने के बाद क्या इस शख्स ने सोचा कि अब तो मैं मारा ही जाऊंगा, तो मरने के पहले मार कर जाऊं, कुछ लोगों को मार कर जाऊं। अब तक की जांच को देखेंगे तो इस साजिश के 2 केंद्र बिंदु नजर आते हैं, जिन्हें मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर अब दिखाना चाहती हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि जो 2 जांच के केंद्र बिंदु हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये सारे चेहरे एक एक करके, इनमें से 3 कड़ियां जुड़ रही हैं पुलवामा से, लखनऊ से 2, अनंतनाग 1 और हैदराबाद भी 1। डॉक्टर्स की ये जो टेरर टीम है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, सोचकर ही इंसान कांप जा रहा है। इस साजिश में एक तरफ जैश ए मोहम्मद दिख रहा है तो दूसरी तरफ वो डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। इस खबर को गंभीरता से समझिए। ये आतंक की कोई ऐसी घटना नहीं है जिसमें कुछ ऐसे लोग जिनको रेडिकलाइज कर दिया गया, कट्टरवादी जहनियत उनमें डाल दी गई, उन्होंने आकर ऐसा आतंकी हमला किया है। ये सारे के सारे एक एक करके देखिए। डॉक्टर आदिल अहमद निवासी अनंतनाग, जूम इन कीजिए, मिलिए डॉक्टर्स की इस पूरी टीम से जो काम कर रही थी आतंक का, जान बचाने का नहीं, जान लेने का काम कर रही थी। सबसे पहले डॉक्टर आदिल अहमद निवासी अनंतनाग का, डॉक्टर मुजम्मिल गनई जिसको बीते दिन गिरफ्तार किया गया था, सबसे पहले फरीदाबाद से, पुलवामा का निवासी है ये, और यही लिंकेज है उमर मोहम्मद और इसका। ये मेन कॉन्स्पिरेटर्स में से माना जा रहा है, ये पुलिस की गिरफ्त में है। डॉक्टर उमर मोहम्मद निवासी पुलवामा, ये चेहरा जरा जूम इन करके दिखाइए, ये चेहरा आप दिन से ही आज तक पर देख रहे होंगे। ये तमाम डॉक्टर्स हैं जो जैश के हैंडलर्स बनकर काम कर रहे थे, जिंदगी बचाने नहीं, जिंदगी खोजने के साजिश रच रहे थे। डॉक्टर उमर मोहम्मद हमने आपको पुलवामा का बता दिए। अब ये महिला कौन है, इसके बारे में आपको बताते हैं। ये है डॉक्टर शाहीन शाहिद निवासी लखनऊ और जैश ए मोहम्मद की विमेन टेरर विंग की मुखिया, डॉक्टर मुजम्मिल की बेहद करीबी। आज लखनऊ तक इसकी जांच हो रही है, इसको भी अरेस्ट किया गया है। उसके बाद आइए डॉक्टर परवेज अंसारी, जिसकी तस्वीर नहीं है, यह भी शख्स लखनऊ का बताया जा रहा है। फिर आइए डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, यह निवासी है हैदराबाद का, और एक और डॉक्टर सज्जाद अहमद निवासी पुलवामा का। 3 लोग पुलवामा के। आप इस पूरी लिस्ट को देखिए और सोचिए, इन सारे डॉक्टर्स पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं, और आप इनके नाम पढ़कर अब समझ गए होंगे कि कैसे ये सब जुड़ रहे हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर्स की ये जो टेरर टीम है ये कैसे जुड़ी हुई थी। तो सबसे पहले तो हम आपको यही दिखा देते हैं, मुजम्मिल गनई जिससे शुरुआत करना चाहते हैं। मुजम्मिल गनई को आप देखेंगे हमले के लिए विस्फोटक हथियार इकट्ठा करने वाला है। एक एक करके इन सभी डॉक्टर्स की कुंडली देखिए और ये समझिए कि जैश ने कैसे इन डॉक्टर्स को आतंक का डॉक्टर बना दिया। पहला नंबर है डॉक्टर आदिल अहमद का, तो शुरू करते हैं आदिल अहमद से। आदिल अहमद कौन? ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का वही डॉक्टर है जिसकी मदद से जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी तक पहुंची। गिरफ्तारी कहां से होती है? डॉक्टर आदिल अहमद पहले अनंतनाग के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में बतौर रेजिडेंट डॉक्टर काम करता था, लेकिन इसने 19 अक्टूबर को श्रीनगर के बाहरी इलाकों में जैश के कुछ पोस्टर्स लगाए। ध्यान से सुनिए, यह सब कुछ यूं ही नहीं सामने आया है। पहली गलती इस शख्स ने की जिसका नाम है डॉक्टर आदिल अहमद। गलती जैश के लिए, लेकिन
सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी शुरू हुई जब अनंतनाग का रहने वाला यह शख्स, जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में पुलिस तफ्तीश में इसको खोजती है, वहां पर पहुंचती है। इसने किया 18 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश के पोस्टर्स लगाए थे। 19 अक्टूबर को पोस्टर्स लगाए, सरकारी जॉब छोड़कर यह सहारनपुर आ गया। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पुलिस तफ्तीश में पकड़ा गया, सीसीटीवी में पोस्टर लगाते कैद हुआ। गिरफ्तारी के बाद धमाके की साजिश के खुलासे किए। जांच में लॉकर से इसके AK-47 भी मिला। तो ये सरकारी मेडिकल कॉलेज में बतौर रेसिडेंट डॉक्टर काम करता था, लेकिन इसने 19 अक्टूबर को ये जो पोस्टर्स लगा दिया बाहरी इलाके में श्रीनगर के, उसी से पुलिस इस तक पहुंची। ये वही पोस्टर्स थे जिन पर भारतीय सेना और पुलिस के खिलाफ धमकियां लिखी थी। जब पुलिस ने इन पोस्टर्स लगाने वालों की जांच की तो उसे एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें यही डॉक्टर आदिल अहमद इन पोस्टर्स को लगाते हुए नजर आ रहा था। जब जम्मू कश्मीर पुलिस इसकी तलाश करते हुए अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज पहुंची तो वहां इसके लॉकर से AK-47 राइफल मिल गई और यह भी पता चला कि यह डॉक्टर इस सरकारी मेडिकल कॉलेज को छोड़कर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर चला गया है। सहारनपुर आइए, सहारनपुर से जब इस डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया तो इसने यह बताया कि वो उसके साथ कुछ और डॉक्टर्स जैश के लिए बम धमाकों की साजिश रच रहे हैं और इसमें फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर काम करने वाला डॉक्टर मुजम्मिल गनई भी शामिल है। और यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। सोचिए, डॉक्टर आदिल श्रीनगर में पोस्टर्स लगाता है, उस तक पुलिस पहुंचती है, लॉकर से AK-47, वहां से अल फलाह यूनिवर्सिटी कैसे फरीदाबाद का इतना बड़ा हॉटबेड बना हुआ था आतंकवाद का। इस सूचना पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस की मदद से फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल गनई के 2 ठिकानों पर छापे मारे और इन दोनों ठिकानों पर 2900 किलोग्राम विस्फोटक AK-47 राइफल और गोलियां सब कुछ बरामद की गई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब डॉक्टर मुजम्मिल गनई में से पूछताछ हुई और इस पूछताछ में 2 डॉक्टर्स के नाम आए, जिनमें डॉक्टर उमर मोहम्मद I-20 गाड़ी के साथ फरार हो गया और कल शाम को उसने लाल किले के पास धमाका कर दिया। दूसरी डॉक्टर, एक महिला, नाम डॉक्टर शाहीन शाहिद। पुलिस को डॉक्टर मुजम्मिल गनई की जिस गाड़ी से AK-47 राइफल और बाकी हथियार बरामद किए, वो गाड़ी इसी महिला डॉक्टर के नाम पर थी। वो लखनऊ की रहने वाली है। ये महिला डॉक्टर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्य भी थी। इसके अलावा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर मुजम्मिल गनई एक दूसरे के काफी नजदीक थे और डॉक्टर मुजम्मिल गनई ने ही डॉक्टर शाहीन शाहिद को जैश ए मोहम्मद की महिला विंग में शामिल कराया था। यह भी कहा जा रहा है कि मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर ने खुद इस डॉक्टर को भारत में जमातुल मोमिनीन की कमान सौंपी और उसे यह कहा था कि वो भारत में जैश की महिला ब्रिगेड के लिए लड़कियों की भर्ती करे, लड़कियों का ब्रेन वॉश करे। सोचिए, हमारे देश में अब तक हर माता पिता का ही सपना रहता है बच्चे बढ़कर पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन इस खुलासे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। बड़ी बात यह है कि इस मामले में डॉक्टर शाहीन शाहिद का भाई भी शामिल हो सकता है, जिसका नाम है डॉक्टर परवेज अंसारी, और इस पर भी वही आरोप है कि वो भी जैश के लिए काम कर रहा था। इस वक्त डॉक्टर परवेज अंसारी फरार है। ये लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में मेडिकल के छात्रों को पढ़ाता था। सोचिए, अगर ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे प्रोफेसर से हमारे छात्र पढ़ रहे हैं, कितनी खतरनाक बात है। ये शख्स इस वक्त फरार है। हमारी एक रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि डॉक्टर परवेज अंसारी उसी दिन फरार हो गया था जिस दिन सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी हुई थी। आदिल अहमद, वो कश्मीर वाला। यानी ये सारे डॉक्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जैसे आदिल की गिरफ्तारी हुई तो ये परवेज अंसारी भागता है, जब मुजम्मिल गनई की गिरफ्तारी होती है तो उमर मोहम्मद भागकर पहुंचता है दिल्ली और लाल किले में ब्लास्ट करता है। इनमें डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद भी शामिल हो सकता है, जिस पर गुजरात ATS ने राइसिन नाम का रासायनिक जहर बनाने का आरोप लगाया है। इस जहर को बनाने में इस डॉक्टर की 2 लोग मदद कर रहे थे, जिनमें सुलेमान शेख उत्तर प्रदेश के शामली से और मोहम्मद सुहेल लखीमपुर खीरी से है। पुलिस को लगता है कि डॉक्टर परवेज अंसारी इनसे जुड़ा हो सकता है, जो मूल रूप से आजमगढ़ का रहने वाला है। यानी सारी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं और इनमें यह भी लगता है कि ये सारे डॉक्टर्स मिलकर एक बहुत बड़ी साजिश को रच रहे थे, जिसका खुलासा अब धीरे धीरे हो रहा है। डॉक्टर्स के इस आतंकवाद को व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम भी कहा जा रहा है।
जिसमें आतंकवादी संगठन समाज के पेशेवर और सम्मानित लोगों को ऐसे हमलों और साजिश के लिए उनका ब्रेन वॉश करते हैं। और ऐसा इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इस तरह के पेशेवर डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स की हमारे समाज में बहुत इज्जत होती है। कोई भी व्यक्ति इन्हें घर किराए पर देने में या बाकी गतिविधियों के लिए शक की नजरों से कभी नहीं देखता। इनके घर मरीज किसी भी वक्त, दिन, रात, आधी रात, कभी भी लोग आते जाते हैं, कोई शक नहीं करता। उदाहरण के लिए डॉक्टर मुजम्मिल गनई, उसने जब फरीदाबाद में एक कमरा किराए पर लिया तब उसने इस कमरे का सिर्फ 2 महीने का रेंट एग्रीमेंट साइन किया था। कोई भी व्यक्ति जब कमरा किराए पर लेता है तो वो कम से कम 6 महीने या 1 साल का रेंट एग्रीमेंट करता है। लेकिन इस मामले में 2 महीने का रेंट एग्रीमेंट हुआ जो 11 नवंबर को खत्म होने वाला था। और इसमें यह भी पता चलता है कि इस कमरे में रखा विस्फोटक अगर पुलिस समय पर जब्त नहीं करती तो 11 नवंबर से पहले यह कमरा डॉक्टर मुजम्मिल गनई वैसे ही खाली करने वाला था और यहां रखे विस्फोटक से हमले की योजना बनाई गई थी। मुजम्मिल आया था। मुजम्मिल ही आया होए को जब वो आना फोन करो 3 दिन पहले। अच्छा। अक भाई जो सामान मैंने आपके कमरे में रखा उसे इनको दे दो। कश्मीर से आई थी। अच्छा। परसों ले गई सब इस टाइम सब 3 दिन पहले। अच्छा, ले गई। चाबी आपके पास थी कमरे की? ताला तोड़ो ना। अच्छा, ताला तोड़ा। चाबी मुजम्मिल के पास थी। ताला तोड़ो ही ना। चलो ये डिटेल्स आप ले लेना भाई। ओके। ये मिला, मैंने उसको कहा ना तू इसमें सब कुछ लिख दे। हमें ये है जी। ये आज बहुत सारे लोग इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि इतने पढ़े लिखे डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश कैसे हो गया और वो जैश के लिए कैसे काम करने लगे। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि अलकायदा बनाने वाला उसामा बिन लादेन भी सिविल इंजीनियर था। इसी अलकायदा के चीफ अयमान अल जवाहिरी ने कैरो यूनिवर्सिटी से MBBS की पढ़ाई की थी और वो एक आई सर्जन था। और सुनिए, हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सैयद सलाउद्दीन ने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की थी। 1993 के मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड याकूब मेमन चार्टर्ड अकाउंटेंट था। आतंकवादी अफजल गुरु ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई की थी। इंडियन मुजाहिदीन का रियाज भटकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। और लश्कर का चीफ हाफिज सईद मास्टर्स की पढ़ाई कर चुका है, मास्टर्स डिग्री है उसके पास। जो अवेलेबल जानकारी, इससे आप ये समझ सकते हैं कि किसी के पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि उसका ब्रेन वॉश नहीं हो सकता और वो आतंकवादी नहीं बन सकता। ये आतंकवादी धर्म के नाम पर इस तरह से दिमाग में जहर भरते हैं कि आज इस फरीदाबाद के टेरर मॉड्यूल से भारत के हर नागरिक को सावधान हो जाना चाहिए। और अब वो समय आ गया है कि जब आपको पता होना चाहिए कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आपके बच्चों को कौन सा टीचर पढ़ा रहा है। वैसे इन घटनाओं से और इस टाइमलाइन से यह साबित हो रहा है कि इस सब के पीछे मसूद अजहर, उसका आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद है। और यह बात हम बिना प्रमाण के नहीं कह रहे हैं। अब हम एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं जिसका सीधा संबंध दिल्ली में हुए कार धमाके से भी हो सकता है। जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर कल अपना एक ऑडियो संदेश जारी किया है जिसमें वो ये कह रहा है कि अल्लाह की ताकत बहुत ज्यादा है, कल दुनिया देखेगी कि क्या होता है। और आप सबको पता है कि कल भारत की राजधानी दिल्ली में उस लाल किले के पास एक कार धमाका हुआ जिस लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भाषण देते हैं। आप सबसे पहले ये सुनिए कि ये मसूद अजहर इस धमाके से पहले क्या कह रहा है। हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि इस ऑडियो को कब रिकॉर्ड किया गया, लेकिन हम आपको यह बता सकते हैं कि ऑडियो कल दिल्ली में हुए कार धमाके से पहले जारी हुआ था और इसमें दावा है कि मसूद अजहर खुद ये कह रहा है कि कल दुनिया देखेगी कि क्या होता है। मसूद अजहर की जो संगठन है उसकी तरफ से ये वीडियो सामने रखा गया था और ये धमाके के पहले था। सुनिए। तो ये वीडियो जैश ए मोहम्मद की तरफ से जारी किया गया था। ये वीडियो
राजधानी दिल्ली में हुए धमाकों के पहले क्या गया था, अब ये मसूद अजहर की आवाज है या नहीं है, या कोई उनका प्रोपोगेंडा है, इस बात की पुष्टि पूरी तरह से होनी अभी बाकी है। देखिए, मसूद अजहर के बाद अब आप उसके भाई तलहा सैफ का ये ऑडियो क्लिप सुनिए, जिसमें इसी साल 18 सितंबर को उसने ये कहा था कि दिल्ली नहीं बचेगी, खुदा की कसम अगली पीढ़ियां भी इस जिहाद को जारी रखेंगी। सुनिए, ये पागलपन आप देख रहे हैं। और ये सब जो इनके टेलीग्राम मैसेजेस हैं या इनके जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके जरिए ये एक दूसरे को मैसेज देते हैं, उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर ये जैश ए मोहम्मद की तरफ से जारी किया गया था। जो मसूद अजहर का ऑडियो हमने दिखाया और ये पहले जारी किया हुआ ऑडियो। अब सोचिए, ये आतंकवादी खुद सबूत दे रहे हैं कि दिल्ली में हुए जो धमाके हैं, फरीदाबाद का टेरर मॉड्यूल है, इनके पीछे इनका हाथ हो सकता है। सोचिए, जैश के ये आतंकी इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? ये मसूद अजहर इसलिए भारत के खिलाफ नफरत उगल रहा है क्योंकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में इसी के परिवार के 14 लोग मारे गए थे और ये बात इसके आतंकियों ने भी कबूल की थी। 15 सितंबर को सियालकोट में जैश ए मोहम्मद की एक रैली हुई थी जिसमें जैश के टॉप कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने पब्लिकली कहा था कि जिस पाकिस्तान के लिए उसने और उसके जैसे बाकी आतंकियों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसी पाकिस्तान में 7 मई को मसूद अजहर के परिवार के कई लोग मारे गए, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। कबूलनामा है ये, सुनिए। देखिए, दिल्ली में जिस तरह का कार धमाका हुआ, उस पैटर्न के आतंकवादी हमले अब तक जैश ए मोहम्मद ने सबसे ज्यादा किए हैं और इसीलिए ये तार जुड़ रहे हैं। आपने देखा जैश ए मोहम्मद में इतना गुस्सा क्यों है। इन धमाकों को व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस भी कहते हैं। व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिसका मतलब होता है कार में आईईडी या विस्फोटक रखकर उसे एक निश्चित जगह पर आतंकवादी के साथ ब्लास्ट कर देना। और कल दिल्ली में शायद यही हुआ। लेकिन जैश ए मोहम्मद पिछले 2.5 दशकों से इसी तरह के कार धमाके करा रहा है, यही उसका पैटर्न रहा है। साल 2000 में उसने जम्मू कश्मीर के बदामी बाग में एक कार को विस्फोटक के साथ उड़ाया था और इस फिदायीन हमले में भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स के 4 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद अक्टूबर 2001 में जैश ने इसी तरह से जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर हमला कराया था। साल 2001 जब दिल्ली में संसद भवन पर जैश के आतंकियों ने हमला किया, तब भी आतंकवादी गाड़ी में विस्फोटक रखकर लाए थे। हालांकि तब कार में धमाका होने से बच गया था। साल 2005 जम्मू कश्मीर के नौगांव और 2019 के पुलवामा हमले में भी जैश ने कार में विस्फोटक रखकर आतंकवादी हमला कराया था। और इस बार भी दिल्ली में जिस तरह का कार धमाका हुआ, उससे यही लगता है कि इसके पीछे जैश ए मोहम्मद हो सकता है। बड़ा सवाल यह है कि अगर दिल्ली में हुए कार धमाके के पीछे वाकई में जैश ए मोहम्मद का हाथ है और यह आतंकवादी हमला है, तो भारत इसका जवाब कैसे देगा? और आज बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू हो सकता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि सरकार पहले इस दावे को पुख्ता करना चाहती है कि आतंकवादी हमला है या यह आतंकवादी हमला नहीं है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर 2 बड़ी उच्च स्तरीय बैठकें की है, जिनमें एक बैठक उनके घर पर हुई, दूसरी बैठक गृह मंत्रालय में हुई। इन्हीं बैठकों में यह तय हुआ कि इस धमाके की जांच एनआईए को सौंपी जाएगी और एनआईए को जल्द से जल्द अपनी जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपनी होगी। इसके अलावा आज ही यह खबर भी आई कि जिस डॉक्टर उमर मोहम्मद ने यह धमाका किया, उसके डीएनए सैंपल्स की जांच की जाएगी और सरकार 100% इस बात को पुख्ता करना चाहती है कि आतंकवादी हमला है या ये एक आतंकवादी हमला नहीं है। इस सब के बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि कल प्रधानमंत्री मोदी जब भूटान के दौरे से भारत आएंगे, तब शाम के 5:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक से पहले सीसीएस की भी बैठक होगी, जिसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भी कहते हैं। इस सीसीएस में देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और सिर्फ विदेश मंत्री ही मौजूद होते हैं। और इससे पहले सीसीएस की बैठक बड़े मौकों पर ही बुलाई गई है, जैसे पहलगाम हमले के अगले दिन 23 अप्रैल और उसके बाद 30 अप्रैल को सीसीएस की बैठक हुई थी। और बाद में जब ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ, तब भी 14 मई को सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इससे पहले पुलवामा हमले के बाद भी सीसीएस की बैठक हुई थी और इस बैठक के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स की थी। 2016 में उरी हमले के अगले दिन भी सीसीएस की बैठक हुई थी और इसके बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। इसके अलावा नेपाल,
बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हुए तख्तापलट और 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भी सीसीएस की बैठक हुई थी और अब कल फिर से ये बैठक होने वाली है, जिसकी वजह से देश में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की चर्चा हो रही है। बड़ी बात यह है कि इस बैठक से पहले भूटान में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है, उन्होंने ये कहा है कि इस घटना के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. आज पाकिस्तान के इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर धमाका हुआ, जिसमें 9 लोग मारे गए, 21 लोग घायल हुए हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखें। तो इस्लामाबाद में धमाका होता है, गाड़ी में धमाका होता है, कोर्ट के बाहर होता है, 9 मारे जाते हैं, 21 घायल होते हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस हमले से पाकिस्तान खुद को बचा रहा है और क्या ये पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। असल में दिल्ली में हुए धमाके के बाद पाकिस्तान को यह अंदाजा था कि भारत इस हमले के बाद चुप नहीं बैठेगा, हम इसका कड़ा जवाब दे सकते हैं और इसीलिए शायद पाकिस्तान ने ऐसा हमला करवाया जिससे दुनिया में यह बात पहुंचे कि पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद का मारा है। और यही रोना वो हमेशा रोते हैं। वो खुद कहा भारत पर कोई हमला करवाएगा, आतंकवादियों की मदद करेगा, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ही हमले हो रहे हैं। वैसे पाकिस्तान किस हद तक नीचे गिर सकता है उसका भी एक उदाहरण देख ही लीजिए। आज सुबह से ही पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट से एक फेक न्यूज फैलाई जा रही है कि लाल किले पर हुए हमले को लेकर झूठा बताया जा रहा है। ये हमला भारत सरकार ने खुद कराया, ये फैलाया जा रहा है और पीआईबी ने इन दावों को खुद फैक्ट चेक किया और इन्हें गलत बताया है। हम भी आपसे यही कहेंगे कि सोशल मीडिया पर ऐसे किसी दावे पर यकीन ना करें, क्योंकि इनके पीछे पाकिस्तान हो सकता है और अगर भारत के अंदर बैठा हुआ भी कोई शख्स इन खबरों को फैलाता है तो उसको बचना चाहिए, क्योंकि वो कानून के दायरे में आ सकता है। ये भी है कि दिल्ली में हुए धमाके से आसिम मुनीर का क्या कनेक्शन हो सकता है। इस वक्त पाकिस्तान की संसद में एक संशोधन विधेयक पेश हुआ जिससे जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान की सेना की आजीवन कमान मिल सकती है और पाकिस्तान का विपक्ष इस विधेयक का विरोध कर रहा है। लेकिन सोचिए, दिल्ली में हुए धमाके के बाद अब पाकिस्तान में पैनिक है और इन हालातों में आसिम मुनीर के लिए इस विधेयक को पास कराना आसान होगा और इसीलिए इस धमाके के पीछे अब आसिम मुनीर की थ्योरी आ रही है। हालांकि ये सिर्फ दावे हैं, पुष्टि अभी होनी बाकी है और पुष्ट रूप से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन संकेत साफ दिख रहे हैं। दिल्ली में हुए धमाके के बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी चर्चा में है और जांच एजेंसियों को यह बात समझ नहीं आ रही है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से टेरर मॉड्यूल कैसे चल रहा था। बहुत सारे लोगों को यह बात पता नहीं होगी कि फरीदाबाद की ये अल फलाह यूनिवर्सिटी कोई बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है। इसकी शुरुआत ही हुई है साल 2014 में। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई सिर्फ 6 साल पहले 2019 में शुरू हुई थी और आज इस यूनिवर्सिटी में 40% डॉक्टर्स, यानी हर 10 में से 4 डॉक्टर्स जम्मू कश्मीर से। और इसीलिए जांच एजेंसियों के सामने बड़ा सवाल यह है कि क्या इस यूनिवर्सिटी के बाकी डॉक्टर्स भी इस फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा हो सकते हैं, क्या कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार आज भी अगर आज की जानकारी देखें तो आज ही इस यूनिवर्सिटी के करीब 52 लोगों से पूछताछ हुई है। यूनिवर्सिटी की कुलपति से लेकर तीनों आरोपियों के करीबी सब शामिल है पूछताछ में। इसके अलावा 6 जूनियर डॉक्टर्स जिनको हिरासत में लिया गया है, पूछताछ जारी है और ये सभी डॉक्टर्स जम्मू कश्मीर से। यूनिवर्सिटी दिल्ली से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है और अब तक इस यूनिवर्सिटी को लेकर कभी कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ, लेकिन अब अल फलाह यूनिवर्सिटी एक बड़ा हॉटबेड बन गई है। इसके अलावा अभी ये खबर आई है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक हो गई है। अब आप ये देखिए कि दिल्ली में हुआ ये धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसमें लाल किले के पास गौरी शंकर मंदिर की खिड़कियों के कांच टूट गए। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में। आपको तस्वीरें दिखा दें कि जब तकरीबन 7 बजे के आसपास ये ब्लास्ट हुआ, उस दौरान मंदिर के अंदर पूजा जो है वो चल रही थी। उसी दौरान ये जो विंडो अगर आप देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से यहाँ पर कांच जो है वो टूट गया। इंटेंसिटी काफी ज्यादा हाई थी और रोजाना मंदिर के अंदर
काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और इसका इम्पैक्ट जो है वो मंदिर के अंदर भी साफ तौर पर जो है वो नजर आया। यहाँ पर जो पुजारी बैठे हुए थे, पूजा अर्चना कर रहे थे, उन्होंने भी इस धमाके का महसूस जो है वो किया। हमारे साथ मंदिर के पुजारी, कल जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त आप यही मौजूद थे? यही मौजूद थे। क्या हुआ था? क्या अचानक धमाका हुआ है। ये जोर की आवाज हुई, एकदम जैसे चौंक गए हम लोग बैठे हुए। आपको कुछ लोगों के नाम बताना चाहते हैं और आज आपको ये समझना चाहिए, अमर कटारिया, अशोक कुमार, दिनेश मिश्रा, पंकज सानी, नौमान और मोहसिन। आप इन लोगों को नहीं जानते होंगे। ये लोग आपस में भी एक दूसरे को नहीं जानते थे। ये वो भारतीय हैं जिन्होंने दिल्ली ब्लास्ट में अपनी जान गंवाई है। ये ऐसे भारतीय थे जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में खप रहे थे। इनको कट्टरवादी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसी विचारधारा ने इन लोगों को एक भीषण धमाके में मार डाला। दिल्ली धमाके में मारे गए इन लोगों में किसी की मेडिकल शॉप थी, कोई बस कंडक्टर था, कोई ओला उबर ड्राइवर था, कोई ई रिक्शा चलाता था, किसी की कॉस्मेटिक्स की दुकान थी, तो किसी का शादी के कार्ड का बिजनेस था। लेकिन इसी देश में रहने वाले कुछ लोगों ने इन मासूमों की हत्या कर दी। लाल किले के पास हुए धमाके की आवाज ने करीब 1 किलोमीटर तक लोगों को दहला दिया। सोचिए, जो लोग विस्फोटक से भरी कार के करीब होंगे, धमाके के वक्त उनका क्या हाल हुआ होगा। धमाके के बाद जब हमारी टीम वहां पहुंची थी तो लाशें भी सही सलामत स्थिति में नहीं थी। चारों तरफ मृत शरीरों के अंग छितरे पड़े थे। यकीन कीजिए, हम आपको उनकी तस्वीरें नहीं दिखा सकते। पुलिस और डॉक्टर्स के लिए मृतकों की पहचान करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी डीएनए टेस्ट के जरिए अभी तक 6 लोगों की पहचान हो पाई है। पहला नाम है अमर कटारिया का। दिल्ली के रहने वाले अमर की लाल किले के पास मेडिकल शॉप है। अमर अपने घर लौटने के लिए मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे थे कि तभी धमाका हो गया। घर पर उनका 3 साल का बेटा उनका इंतजार कर रहा था। ये इंतजार अब कभी खत्म नहीं होगा। वहाँ से गुजर रहा था मेट्रो पे जाने के लिए, अपना घर को जाने के लिए, तो वहीं ब्लास्ट हो गया। उसके सिर पे लगा। सिर पे लगने के बाद वहीं हो गया, डेड हो गया। ब्लास्ट में मारे गए लोगों में दूसरा नाम है नौमान का। नौमान और उनका भाई अमन शामली के रहने वाले हैं। ये लोग खरीदारी के लिए दिल्ली आए थे और धमाके की चपेट में आ गए। नौमान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि अमन गंभीर रूप से घायल है। इसी तरह मोहसिन लाल किले के पास ई रिक्शा चलाता था। जिस वक्त धमाका हुआ वो उसी i-20 कार के पास था जिसमें बारूद भरा हुआ था। मोहसिन के 2 छोटे बच्चे हैं जिनका पेट पालने के लिए वो दिन भर मेहनत करता था। आज उसके परिवार ने अपना पालनहार खो दिया। अमरोहा के अशोक कुमार भी गलत वक्त पर गलत जगह थे। अशोक कुमार डीटीसी में कंडक्टर है। जब धमाका हुआ तो वो भी बारूद से भरी कार के पास ही थे। जोरदार धमाके में वो भी मारे गए। डबल ड्यूटी करते थे, परिवार चलाने के 2 परिवारों की जिम्मेदारी थी, जो कि बहुत बुरा हुआ है। दिल्ली धमाके में मारे गए लोगों में 34 साल के दिनेश मिश्रा और 22 साल का युवक पंकज साहनी भी है। दिनेश यूपी के श्रावस्ती के रहने वाले थे और पंकज बिहार का रहने वाला था। वो दिल्ली में टैक्सी चलाता था। पंकज के परिवार को उसकी मौत की खबर मीडिया में चल रही उन तस्वीरों से लगी जिसमें उसकी टैक्सी क्षतिग्रस्त हालत में दिखाई दी थी। और इतिहास गवाह है, किले के दरवाजे हमेशा अंदर से ही खोले गए।